Hey guys, welcome to Easy Solutions. This is your educator पूजा. आज की क्लास में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ? आज की क्लास में गाइस मैं आपको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में पढ़ाने वाली हूँ. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्या बताया था गाइस? प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी कि हम क्या करने वाले हैं, हम पीरियोडिक टेबल की एक सीरीज करने वाले हैं जिसके अंदर हम एक एक साइंटिस्ट की टेबल को एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि उनकी क्या लिमिटेशंस थी, क्या उनकी प्रॉपर्टीज थी, किसके आधार पे उन्होंने पीरियोडिक टेबल को बनाया था, वो सारी चीजें हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं गाइस. अगर मैं आपको एक ही क्लास में ये सारी चीजें बता दूंगी तो आपको चीजें उतने अच्छे से शायद क्लियर ना हो पाए, इसीलिए मैं आपको बहुत अच्छे से और डिटेल में चीजें क्लियर करवाने की कोशिश कर रही हूँ. आई होप आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी और जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो चीजें आपको समझ में भी आ रही होगी. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं. लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था गाइस? प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था डॉबरनियर्स ट्रायड के बारे में. कि डॉबरनियर ने क्या किया था, साइंटिस्ट डॉबरनियर ने एलिमेंट्स को एक ट्रायड के रूप में रिप्रेजेंट किया था. उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एलिमेंट्स को ट्रायड के रूप में बना दिया. फिर वहां लिमिटेशंस कहाँ आई, वहां लिमिटेशंस तब आई जब उनका 4 ट्रायड्स थे वो तो क्या थे, वो तो सक्सेसफुली अटेम्प्ट हो चुके थे. बट जो उनका 5th ट्रायड था वो क्या था, वो सक्सेसफुली अटेम्प्ट नहीं हो पाया था. उसके अंदर काफी सारी लिमिटेशंस आ गई थी. ठीक है गाइस, तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद न्यूलैंड साइंटिस्ट आए. उन्होंने क्या किया, उन्होंने और एलिमेंट को डिस्कवर किया और उनको रीअरेंज किया. ठीक है गाइस, मतलब कि न्यूलैंड को इंस्पिरेशन कहाँ से मिली पीरियोडिक टेबल बनाने की, वो तो डॉबरनियर से ही मिली थी ना, क्योंकि न्यूलैंड को नहीं पता था ना कि एलिमेंट्स कितने डिस्कवर हो चुके हैं, किस तरीके से उनको अरेंज करना है. तो वो सारी चीजें कहाँ से ली गई थी, वो सारी चीजें ली गई थी डॉबरनियर की पीरियोडिक टेबल से. उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किया गया, कुछ और एलिमेंट को डिस्कवर किया गया और उनको दोबारा से पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया गया. ठीक है गाइस, अब न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किया, किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज को मैच किया और कहां पर जाके न्यूलैंड की पीरियोडिक टेबल को खत्म कर दिया गया, उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस आ गई. तो उसके अंदर क्या किया गया, उसके अंदर उसको मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ी. ठीक है गाइस, तो चलिए हम शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि न्यूलैंड ने किस तरीके से अपनी पीरियोडिक टेबल को दिया था. John Alexander Newlands, an English scientist, also attempted to arrange the then known elements. Then known elements guys, कि तब तक जितने एलिमेंट्स नोन थे ना हमें, उन एलिमेंट्स को उन्होंने रीअरेंज किया. कब किया था, 1866 के अंदर. डॉबरनियर ने कब किया था, 1829 के अंदर. तो 1829 में जब डॉबरनियर ने पीरियोडिक टेबल दे दी थी ना, उसके बाद जब तक न्यूलैंड ने अपनी नई पीरियोडिक टेबल नहीं दी, यानी कि 1866 तक, तब तक किसकी पीरियोडिक टेबल को स्टडी किया गया, तब तक डॉबरनियर की पीरियोडिक टेबल को ही स्टडी किया गया. जो हम आज पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हो सकता है आगे जाके कोई और एलिमेंट डिस्कवर हो जाए और उसके अंदर दोबारा से कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए. तो गाइस साइंस में कोई भी चीज फिक्स नहीं होती है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन किए जाते हैं. जैसे जैसे डिस्कवरी होती है ना, वैसे वैसे उसके अंदर मॉडिफिकेशन किए जाते हैं. John Newlands had followed the order of increasing atomic masses to arrange the elements. जॉन न्यूलैंड ने क्या किया, उन्होंने वो वाला ऑर्डर फॉलो किया कि जो उनको एलिमेंट्स को अरेंज किया जाएगा ना, वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाएगा. पहली प्रॉपर्टी तो ये थी इनकी, जो इनकी पीरियोडिक टेबल में इनके एलिमेंट्स के अंदर थी, कि उनको किस तरीके से अरेंज किया गया था, उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया था. ठीक है गाइस, अब न्यूलैंड के जो पीरियोडिक टेबल थी ना, उसको हम न्यूलैंड्स ऑक्टेव क्यों बोलते हैं, क्योंकि न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने म्यूजिकल नोट्स के साथ अपने एलिमेंट्स को जोड़ दिया, कंपेयर कर दिया. किस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने बोला कि इंडियन म्यूजिकल के अंदर नहीं होते 7 म्यूजिकल नोट्स, सारे गामा पादा नी, इस तरीके से उन्होंने अपने एलिमेंट्स को भी अरेंज किया. उन्होंने 8 एलिमेंट्स को अरेंज किया और क्या कहा कि जो पहला एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज जो 8th एलिमेंट होगा ना उसके साथ मैच करेगी. इस तरीके से उन्होंने म्यूजिकल नोट्स के अकॉर्डिंग अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया. उन्होंने अपने एलिमेंट्स को कंपेयर किया म्यूजिकल नोट के साथ. तो इसलिए उनके एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, न्यूलैंड्स ऑक्टेव, न्यूलैंड्स के अष्टांक. इस तरीके से हम उसको पढ़ते हैं. ठीक है गाइस, फर्दर इन ऑर्डर टू फिट सम एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल, न्यूलैंड्स पुट 2 एलिमेंट्स इन सेम सेल. सी द टेबल में भी आपको दिखा रही हूँ, कोबाल्ट एंड निकल. कोबाल्ट और निकल को क्या किया, कोबाल्ट और निकल को इन्होंने एक ही ग्रुप के अंदर अरेंज किया. बट क्या हुआ, बट दैट टेक्निक डिड नॉट वर्क एज दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. इनके पास क्या थी गाइस, इनके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी.
न्यूलैंड ने किस तरीके से अरेंज किया कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो मैच करनी ही चाहिए ना, और उन्होंने एक चीज और क्या देखी थी कि इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाए। बट क्या हुआ कि उन्होंने जब अपनी टेबल को अरेंज किया, उसके अंदर एलिमेंट को उन्होंने पुट किया ना, तो क्या हुआ, कोबाल्ट और निकिल को इन्होंने सेम सेल के अंदर पुट किया, जबकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही थी। इन दोनों के पास क्या थी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी। However, the law of octave has limitation as was applicable up to calcium only, and after calcium every 8 element had not the properties similar to that of the first. इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि जो पहला एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज किसके साथ मैच करेगी, 8th एलिमेंट के साथ मैच करेगी। पर ये देखो गाइस कि ये कहाँ तक एप्लीकेबल हो पाया, ये सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल हो पाया। आफ्टर कैल्शियम क्या हुआ, जो पहला एलिमेंट था ना उसकी प्रॉपर्टीज उनके 8th एलिमेंट के साथ मैच नहीं कर पा रही थी, तो वहां पे इनका ला क्या हो जाता है, इनका लो वहीं पे फेल हो जाता है। चलिए एक बार इनकी पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं कि इन्होंने किस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ये देखिए गाइस, इन्होंने इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया कि इन्होंने 8 एलिमेंट को एक साथ लिया, एक पीरियड के अंदर लिया। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब इनके कहने का क्या मतलब था कि जो ऑक्सीजन होगा ना उसकी प्रॉपर्टीज किसके साथ मैच करेगी, उसकी प्रॉपर्टीज मैच करेगी हाइड्रोजन के साथ। इसी तरीके से फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज किसके साथ मैच करेगी, सल्फर के साथ। इस तरीके से क्या किया था इन्होंने, इस तरीके से इन्होंने अपनी टेबल को अरेंज किया था। यहाँ पे देखिए कोबाल्ट और निकिल, कोबाल्ट और निकिल को क्या किया इन्होंने, एक ही सेल के अंदर अरेंज किया, बट कोबाल्ट और निकिल की जो प्रॉपर्टीज थी ना, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो मैच नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे इनका लो क्या हो जाता है, यहाँ पे इनका लो थोड़ा सा फेल हो जाता है, यहाँ पे लिमिटेशंस आनी शुरू हो जाती हैं। अब देखते हैं इनकी लिमिटेशंस क्या क्या आई थी। पहली लिमिटेशंस तो मैंने आपको बताई कि इनका जो लो था वो कहाँ तक एप्लीकेबल था, इनका लो कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हुआ। कैल्शियम के बाद क्या हुआ, कैल्शियम के बाद इनके जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज थी फर्स्ट एलिमेंट की, वो 8th एलिमेंट के साथ मैच नहीं कर पा रही थी, तो यहाँ पे इनका ऑक्टेव लो पूरी तरीके से फेल हो जाता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो एलिमेंट्स को एक ही पास रखा, लेकिन दीज टू एलिमेंट्स हैव एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सिमिलरली फ्रॉम वी फाइंड द फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट फ्रॉम इट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्या हुआ गाइस कि इनके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंशिएट करने लग गई, वहां पे इनके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर पा रही थी कैल्शियम के बाद। अगर कैल्शियम के बाद काफी सारे एलिमेंट्स देखे जाएं, जैसे कि टाइटेनियम, इंडियम, मैग्नीशियम, आर्सेनिक, ये क्या थे, ये सारे अपनी प्रॉपर्टीज को मैच नहीं कर पा रहे थे, इन सबके पास क्या थी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी। तो यहाँ पे इनका लो काम नहीं कर रहा था, इनका अष्टक सिद्धांत यहाँ फेल हो रहा था। सबसे बड़ी गलती इन्होंने क्या की थी गाइज, सबसे बड़ी गलती न्यूलैंड ने ये की थी कि जब इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को बनाया तब क्या हुआ, तब कितने एलिमेंट्स हमें पता थे, 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे थे नेचर के अंदर। लेकिन उन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि इतने ही एलिमेंट रहेंगे। सबसे बड़ी गलती इनकी यही थी, इन्होंने ये नहीं बोला कि आगे जाके और एलिमेंट भी आ सकते हैं, रिसर्च और हो सकती है, और भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। बट इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर, और कोई नया एलिमेंट आगे जाके डिस्कवर होगा ही नहीं, फ्यूचर में कोई नया एलिमेंट नहीं आएगा। इनकी इसी चीज से सबक लिया, किसने सबक लिया, मेंडलीव ने। मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में ये बोला कि नए एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं, आगे जाके मॉडिफिकेशन हो सकता है। लेकिन न्यूलैंड ने ऐसा कुछ नहीं बोला। न्यूलैंड ने ये बोला कि जो प्रॉपर्टीज के मेटल इन्होंने अपनी टेबल के अंदर अरेंज कर दिए ना, उस प्रॉपर्टीज के और मेटल मिलेंगे ही नहीं, और मेटल डिस्कवर होंगे ही नहीं। तो यहाँ पे इनका ये न्यूलैंड जो ला था वो पूरे तरीके से फेल हो जाता है, क्योंकि इन्होंने नए एलिमेंट्स के लिए कोई जगह छोड़ी ही नहीं थी अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर। इनको इतना था कि सिर्फ इतने ही एलिमेंट डिस्कवर है तो इतने ही एलिमेंट रहेंगे, तो ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था गाइज। तो यहाँ पे इनका न्यूलैंड्स जो ला था ना, न्यूलैंड्स ऑक्टेव ला, वो पूरे तरीके से फेल हो जाता है। ठीक है गाइस, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट into his Newlands not only placed two elements in the same slot but also placed some unlike elements in the same column। अब क्या किया, इन्होंने अपने एलिमेंट्स को फिट किया अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर, लेकिन क्या किया, इन्होंने दो एलिमेंट को सेम स्लॉट के अंदर फिट कर दिया। इतना ही नहीं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स को भी साथ में रखा जिनकी प्रॉपर्टीज तो मैच ही नहीं करती थी। ठीक है गाइस, जैसे कि कोबाल्ट और निकिल, कोबाल्ट और निकिल को इन्होंने सेम स्लॉट के अंदर रखा, लेकिन क्या हुआ, इनकी प्रॉपर्टीज तो आपस में मैच ही नहीं करती थी। These are placed in same column as that of fluorine, chlorine and bromine which have different properties। कोबाल्ट और निकिल को इन्होंने
कौन से पीरियड के अंदर रखा, इन्होंने उस कॉलम के अंदर रखा जिसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को रखा गया था, लेकिन कोबाल्ट और निकिल की प्रॉपर्टीज इनके साथ मैच नहीं कर रही थी, तो यहाँ पे भी इनका लॉ फेल हो जाता है। ठीक है। On the other hand, iron, which resembles cobalt and nickel in properties, has placed far away from these elements. अगली गलती क्या की गाइस, इन्होंने अगली गलती कोबाल्ट और निकिल को इन्होंने ऐसे एलिमेंट्स के साथ प्लेस किया जिसके साथ उनकी प्रॉपर्टीज मैच ही नहीं करती थी, लेकिन कोबाल्ट और निकिल जिनकी प्रॉपर्टीज आयरन के साथ मैच करती थी, उन्होंने आयरन के साथ उनको रिजेंबल किया ही नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग ही कॉलम दे दिया उनको, तो ये भी एक ड्रॉबैक था इनका। सिमिलरली उन्होंने कुछ और भी एलिमेंट्स को इस तरीके से प्लेस किया जिनकी प्रॉपर्टीज उस ग्रुप के साथ या उस पीरियड के साथ मैच कर ही नहीं रही थी, तो इन्होंने एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल मैच हो ही नहीं रही थी। ये सबसे बड़ा इनका ड्रॉबैक था। इन्होंने एलिमेंट्स के लिए जगह भी नहीं छोड़ी कि फ्यूचर में और एलिमेंट भी डिस्कवर हो सकते हैं। ये कुछ लिमिटेशंस थी इनके लॉ की। ठीक है गाइस, नोबल गैसेस वर नॉट नोन व्हेन न्यूलैंड गिव हिज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. However, when noble gases were discovered around the year 1900, the properties of the 8th element were no longer similar to the first one. Actually, now it was the first and the 9th element which had similar properties. जब न्यूलैंड ने गाइस अपना ऑक्टेव लॉ दिया, तब तक जो नोबल गैस थी वो डिस्कवर नहीं हुई थी। हालांकि नोबल गैस तो बहुत बाद में जाके डिस्कवर हुई थी गाइस। नोबल गैस तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में भी डिस्कवर नहीं हुई थी, लेकिन मेंडलीफ ने क्या किया था, मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल में उनके लिए कुछ जगह बनाई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि आगे जाके ऐसी कुछ डिस्कवरी हो सकती है। ठीक है, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो ना तो उनका कोई जगह छोड़ी उनकी, और इन्होंने ना ये बताया कि आगे जाके डिस्कवर भी हो सकते हैं। लेकिन जब नोबल गैस डिस्कवर हो चुकी थी, तब भी इनका ये लॉ काम नहीं कर रहा था कि फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज 8th एलिमेंट के साथ मैच करे। एक्चुअली तब क्या हो रहा था, तब हो रहा था कि जो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज थी ना, वो 9th एलिमेंट के साथ मैच कर रही थी। ठीक है गाइस, ये कुछ न्यूलैंड्स लॉ की प्रॉपर्टीज थी, कुछ लिमिटेशंस थी जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज। और आपको अगर मेरे बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, ज़्यादा आपको पीडीएफ चाहिए, क्लासेस के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं गाइज। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको और ज़्यादा क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी।